Good morning, students. Today we will continue about the electrode potential property of D block elements. D block elements की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आज भी हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसा कि हमने देखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जो स्टेबल ऑर्बिटल्स हैं, हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड अगर डी ऑर्बिटल है तो उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हाई होती है। साथ ही इसमें हमें कुछ और चीज़ें भी ध्यान रखनी होगी, जैसे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वो स्टेबिलिटी पे तो डिपेंड करेगी ही, साथ ही जो आयन है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी, उनका भी इसमें रोल होता है। इन तीनों चारों एंथैल्पीज का जो ओवरऑल वैल्यू होती है वो देती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की फाइनल वैल्यू। तो जैसे यहाँ पे जिंक Zn2+ के लिए लिखा हुआ है, हम बात करें M3+ से M2+ वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, मतलब अगर आयन 2 पॉजिटिव है तो उसको 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए। तो Zn2+ हम बात करें तो जिंक में से 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद स्टेबल D10 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बचेगा। तो ऑब्वियसली इसके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कैसी होगी, हाई होगी। इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैंडियम 3+ के लिए जो पोटेंशियल वैल्यू है वो लो है, क्योंकि हमें पता है स्कैंडियम 3+ आयन जो है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है और स्कैंडियम की एक ही ऑक्सीडेशन होती है, दैट इज 3+। मैग्नीज के लिए लिखा हुआ है Mn2+ की भी अगर बात करें तो D5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, साथ ही Fe3+, जो Fe3+ है वो भी D5 कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब होगा क्या, अगर हम बात करें Mn2+ से Mn3+ बनने की, तो उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होगी, और Fe2+ से Fe3+ बनने के लिए जो पोटेंशियल वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी, लो, क्योंकि जो आने वाला 3 पॉजिटिव आयन है उसका स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। वेनेडियम 2+ का एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो भी 3 पॉजिटिव आयन बनने के पास T2G हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन देगा। जो कल हमने डी ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग की बात करी थी, T2G में 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो T2G हाफ फिल्ड होगा। तो इस तरह से ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये तो सिंपल एग्जाम्पल्स हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हमें देखना है तो स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड फुल फिल्ड ऑर्बिटल से हम निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ सिर्फ अगर हम स्टेबिलिटी को देखेंगे तो स्टेबिलिटी, कुछ कंपैरिजन ऐसे भी हैं, जैसे हमने कल एक क्वेश्चन किया था ये क्रोमियम 2+ Mn3+ वाला। इसमें क्या था कि क्रोमियम 2+ का भी हाफ फिल्ड T2G वो भी स्टेबल है और Mn3+ भी हाफ फिल्ड D5 ऑर्बिटल दे रहा है, तो दोनों ही स्टेबल हैं। लेकिन फिर भी जो क्रोमियम 2+ है उसका इफेक्ट ज़्यादा है। तो ऐसे केस में जहाँ स्टेबिलिटी एक जैसी हमें देखने को मिल रही है हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड की वजह से, साथ में जो कॉन्फ़िगरेशन है, हाइड्रेशन एंथैल्पी है या सब्लिमेशन एंथैल्पी है, उनका भी रोल होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चंस हैं जिनको हम देख लेंगे, वही हैं हमें ध्यान में रखना है। केमिकल रिएक्टिविटी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज, इसमें भी अगर हम बात करें तो जो क्वेश्चंस है वो कैसे बनेंगे, वही
ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेंडेंसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करेगी। कोई भी दो आयंस देकर पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटर होगा या रिड्यूसिंग एजेंट बेटर होगा। तो हमें उनका खुद का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने के बाद जो आयन बनेगा वो स्टेबल होगा या नहीं होगा, वो चीज़ हमें देखनी है। जैसे पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज दी हुई है अलग अलग जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनकी। क्वेश्चन है इरेगुलरिटी इन वैल्यूज, मतलब अगर एक ग्रुप या पीरियड में हम बात करें तो कोई रेगुलर पैटर्न फॉलो होना चाहिए, जैसा कि नहीं हो रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है, ऐसा क्यों? तो इसका कारण सेम है कि जैसे ही स्टेबल और हाफ फिल्ड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है वैसे ही जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वो क्या करता है, वेरी करता है। अगर हम सिर्फ साइज को लेकर चलेंगे तो हम उस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो कॉन्फ़िगरेशन है स्टेबल हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स का, वो उनकी वजह से साथ में आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के केस में इम्पॉर्टेंट है। तो ये तीनों चारों का जो कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से यहाँ पे इरेगुलरिटी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। Potential value Mn3+ Mn2+ couple much more positive than this one, chromium 3+ और Fe3+ की अगर हम बात करें तो ये हमें यहाँ पे तो सीधा सा आंसर दिख रहा है। जो Mn2+ है उसका D5 स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसलिए D5 होने के बाद एक भी इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिलीज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। तो जब तक जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के जो क्वेश्चंस है रीजनिंग के, वो कोई भी इस तरह से 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव बना रहे हैं या 1 पॉजिटिव आयन से 2 पॉजिटिव आयन बना रहे हैं, उनका कंपैरिजन होगा, उनके रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एक्शन के बारे में बात होगी। और सबसे पहले हम देखेंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ज़्यादातर जो हमारा आंसर है 90% केस में स्टेबल और हाफ फिल्ड फुल फिल्ड से ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो कि जो स्टेबिलिटी है वो भी हो रही है, जैसे हाफ फिल्ड T2G भी है, हाफ फिल्ड D5 भी है, तब वहाँ पे हमें हाइड्रेशन एंथैल्पी या इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, वो जो पॉइंट्स है उस केस में इन्वॉल्व होंगे। जैसे एक हम ऊपर देख चुके हैं एग्जाम्पल, उसी तरह का एक और क्वेश्चन ये वाला है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट क्रोमियम 2+ और Fe2+ एंड वाई। अब अगर इसको हम देखें तो जो क्रोमियम 2+ है उसका हाफ फिल्ड T2G ऑर्बिटल है, जैसा हमने कल देखा था क्वेश्चन में और जिस क्वेश्चन को अभी फिर देखा है। आयरन 2+ जो है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन S में से निकलेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा तो आयरन को भी कैसा कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, D5, वो भी हाफ फिल्ड स्टेबल है, और क्रोमियम 2+ भी हाफ फिल्ड T2G है। लेकिन अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू देखें तो क्रोमियम की कितनी है, -0.91 और आयरन की है -0.44। तो हमें एक सिंपल सा रूल पता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जितनी ज़्यादा माइनस में होती है, जितनी ज़्यादा मिनिमम होती है, प्लस है माइनस है जो भी साइन है हम कंपेयर करेंगे मैथमेटिकली उसको, जितनी मिनिमम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होती है उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एक्शन उस एंटिटी का होता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा कि दोनों का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम मेंशन कर देंगे, हाफ फिल्ड T2G, हाफ फिल्ड D5, बट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ क्रोमियम इज मच मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ आयरन। और ऐसा क्यों है उसका एक्सप्लेनेशन अगर कभी आ जाए तो हम सिंपल लिख देंगे, कहीं भी हमारे सिलेबस में हाइड्रेशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी का जो कंपैरिजन है वो नहीं है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज। कोई भी दो तरह के आयंस और उनका ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग जो एक्शन है वो आप लोगों से
कंपेयर करवाया जाएगा। ज़्यादातर केसेस में स्टेबिलिटी से आंसर है। 2 क्वेश्चन ही हमें ध्यान रखने हैं और दोनों में ही जो आंसर है वो क्या है, क्रोमियम वाला T2G हाफ फिल्ड। ट्रेंड्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे हमने डी ब्लॉक में काफ़ी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखी है, +6 +7 तक भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसमें से एक ही तरह का रीजनिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन है कि जो हम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें +6 +7, तो वो ज़्यादा स्टेबल तब होती है जब ट्रांजिशन जो मेटल है उन्होंने फ्लोरीन या ऑक्सीजन से कंपाउंड बनाया है, किसी और चीज़ के साथ बनाया है, जैसे क्लोरीन है या कोई और एलिमेंट है, उससे अगर ट्रांजिशन मेटल ने कंपाउंड बनाया है तो या तो वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं बनेगा, कम ऑक्सीडेशन स्टेट में बन सकता है +1 +2 में, और अगर बना भी है तो वो इतना स्टेबल नहीं होगा। जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम F6 क्रोमियम हेक्सा फ्लोराइड, इसी के साथ अगर ये भी बन जाए क्रोमियम हेक्सा क्लोराइड तो वो स्टेबल नहीं होगा। तो रीजनिंग का क्वेश्चन ये बनता है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सिर्फ फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बने ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड्स में ही क्यों दिखती है। उसका रीज़न है कि जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन है, हमें पता है फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उसके जस्ट बाद कौन सा है, ऑक्सीजन। तो सबसे पहला कारण तो ये है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा हाई है, और साथ ही दूसरा इम्पोर्टेंट रीज़न है कि ये सबसे स्मॉल एलिमेंट्स में से एक हैं। फ्लोरीन और ऑक्सीजन की साइज सबसे स्मॉलर है, और स्मॉल होने की वजह से जो हायर नंबर में फ्लोरीन या ऑक्सीजन के जब एटम्स होंगे 5, 6, 7, वो इजीली ट्रांजिशन मेटल के अराउंड अकोमोडेट हो सकते हैं। तो 2 कारण हैं, फ्लोरीन ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और सेकंड उनकी स्मॉलेस्ट साइज। एक क्वेश्चन ये यहाँ से बनता है। साथ ही एक और जो है कॉपर से इम्पॉर्टेंट रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स बहुत सारी कॉपर की है। एक रिएक्शन, इस क्वेश्चन को बहुत पूछा जाता है। कॉपर प्लस जो है, कॉपर प्लस से बन रहा है Cu2 प्लस Cu, मतलब ये कॉपर की डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी है। जो कॉपर पॉजिटिव है वो एक्वस सॉल्यूशन में, ये कब होगा, सिर्फ जब हम बात करें एक्वस सॉल्यूशन की। कॉपर का कोई भी सॉल्ट जिसमें वो +1 में प्रेजेंट है, अगर पानी में हम डालेंगे तो क्या होगा, कॉपर किस में कन्वर्ट होगा, Cu2 प्लस, और साथ में बनेगा कॉपर। ऐसा क्यों, जो कॉपर +1 है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ही कम है और ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी है, कॉपर 2 प्लस की। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी नेगेटिव एनर्जी होती है। जैसे ही नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलेगी सिस्टम से, जो कॉपर का जो सिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर का कोई भी सॉल्ट हो, वो कॉपर प्लस से किस में कन्वर्ट होता है, Cu2 प्लस में। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी है, कारण है कि कॉपर 2 प्लस की हाइड्रेशन एंथैल्पी कॉपर प्लस से बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे कुछ इंटेक्स क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। 8.5 की अगर बात करें, इर्रेगुलर वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसको हम देख ही चुके हैं, क्योंकि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत सारे पॉइंट्स पे डिपेंड करेगी, और जिसमें से इम्पोर्टेंट है उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है स्टेबल है या नहीं। हाफ फिल्ड फुल फिल्ड की वजह से जो साइज़ है उससे हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेंगे। साथ ही 8.5 जो एग्जाम्पल है, इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इन दी सीरीज, ये आयंस हमें दिख रहे हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर को हम कैसे इसमें कैलकुलेट करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे। जो भी आयन हमें दिख रहे हैं उनका ऑक्सीडेशन पावर जो है वो अप्लाई होने के बाद, जब उनका खुद का रिडक्शन हो जाएगा, उसके बाद
जो भी कंपाउंड बनेगा अगर वो ज़्यादा स्टेबल है तो उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी, मतलब उनकी खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका खुद का क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ अगर हम देखें MnO4 माइनस किसी और का ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑब्वियसली ये ऑक्सीजन डोनेट करेंगे, तो MnO4 माइनस का जब रिडक्शन होगा तो उससे हमें मिलेगा MnO2। Cr2O7 माइनस का जब रिडक्शन होगा वो ऑक्सीजन निकाल देगा तो बनेगा Cr2O3, और VO2 प्लस में से ऑक्सीजन निकलने के बाद मिलेगा वेनेडियम ऑक्साइड। अब इन्हें अगर हम देखें MnO2 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4, Cr2O3 में क्रोमियम +3 और VO में जो वेनेडियम है वो है +2। और अभी हमने देखा है कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो किस में ज़्यादा स्टेबल होती है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। तो MnO2 मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा है +4, इसलिए MnO2 स्टेबल होगा, उसके बाद बनने वाला Cr2O3 और उसके बाद वेनेडियम ऑक्साइड। तो उस बेसिस पे हम इसको क्लियर करेंगे। सिंपल सा हमें आंसर लिखना है कि जो बनने वाले इनके रिडक्शन से बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनकी स्टेबिलिटी के बिहाफ पे हम कर सकते हैं, और इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर हम चाहे तो मेंशन कर दें MnO2, Cr2O3 एंड वेनेडियम ऑक्साइड।